नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग न्यू एनसीईआरटी क्लास 8 सब्जेक्ट है सिविक्स, जिसका लेसन है फर्स्ट भारतीय संविधान। भारतीय संविधान क्या है, आज हम लोग अच्छे से इसको रीडिंग लगाएंगे और समझने का प्रयास करेंगे। चलिए, इसको कुछ ऊपर और थॉट दिया है, इसको देखते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। क्या है भारतीय संविधान और धर्म निरपेक्षता। तो शिक्षकों के लिए पहले कुछ गाइडलाइन दिया हुआ है, इसको हम लोग देखते हैं पहले क्या है। तो शिक्षकों के लिए तो सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पर केंद्रित पिछली दोनों पाठ्यपुस्तकों में भारतीय संविधान का बार बार जिक्र आया है। दोनों ही पुस्तकों में संविधान का उल्लेख तो था, लेकिन उस पर पर्याप्त रूप से चर्चा नहीं की गई थी। इस साल इकाई 1 के अध्याय में मुख्य रूप से संविधान पर ही विचार किया जा रहा है। अध्याय 1 में सबसे पहले उन सिद्धांतों की चर्चा की गई है जिनसे उत्तरवादी संविधान का जन्म होता है। जिन विचारों के बारे में बात की जा रही है, बच्चों को उनसे परिचय कराने के लिए 3 छोटे छोटे चित्रकथा पट भी दिए गए हैं। इन चित्रकथा पटों में कक्षा के भीतर घटने वाली सामान्य घटनाओं के जरिए 3 जटिल मूलभूत सिद्धांतों को समझाया गया है। चित्रकथा पट्टों के जरिए आप विद्यार्थियों को यह समझा सकते हैं कि यह मूलभूत सिद्धांत हमें किन चीज़ों की सुरक्षा प्रदान करते हैं। भारतीय संविधान की चर्चा एक ऐतिहासिक संदर्भ में प्रस्तुत की गई है। इस मकसद विद्यार्थियों को इस बात का एहसास कराना है कि हमारे उपनिवेशवाद विरोधों संघर्ष से भारतीय लोकतंत्र पर कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव पड़े हैं। संविधान की चर्चा करते हुए हमें उसे कुछ मुख्य आयामों की व्याख्या करने के लिए कई नए और प्रायः कठिन शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ा। इन शब्दों को पढ़ाते हुए इस बात को ध्यान में रखें कि बच्चों को ये बातें अगली कक्षाओं में और विस्तार से पढ़नी है। इसलिए यहाँ कोशिश यह की गई है कि बच्चे भारतीय लोकतंत्र से संबंधित इन आयामों की आधारभूत समझ ग्रहण कर ले। अध्याय 2 में धर्मनिरपेक्षता पर चर्चा की गई है। धर्मनिरपेक्षता का सबसे प्रचलित परिभाषा इस समझ पर आधारित है कि धर्म और राज्य दोनों एक दूसरे से अलग रखा जाना चाहिए। धर्म और राज्य क्या करना है, दोनों एक दूसरे से अलग रखना चाहिए। यहाँ इसी परिभाषा को एक प्रस्थान बिंदु के रूप में देखा गया है और उसके आधार पर 2 जटिल विचारों की व्याख्या की गई है। पहला विचार इस बात की ओर संकेत करता है कि राज्य और धर्म के बीच फासला क्यों महत्वपूर्ण है, और दूसरा इस बात पर जोर देता है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता के कौन से खास पहलू हैं। राज्य और धर्म के बीच पृथक्करण। राज्य और धर्म के बीच पृथक्करण के 2 महत्वपूर्ण कारण हैं। पहला कारण यह है कि एक धर्म और दूसरे धर्म पर यानी अंतर धार्मिक वर्चस्व स्थापित नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि धर्म के भीतर भी जो विभिन्न प्रकार के वर्चस्व स्थापित हो जाते हैं, यानी अंतर धार्मिक वर्चस्व, उनका विरोध किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए इस अध्याय में हिंदू धर्म के भीतर छुआछूत के चलन पर चर्चा की गई है। इस प्रथा की वजह से
ऊंची जातियों के लोग को कुछ निचली जातियों के लोगों पर दबदबा कायम करने का मौका मिलता रहा है। धर्मनिरपेक्षता का संस्थागत धर्म से विरोध है और इसका मतलब यह है कि सोच धर्मों के बीच और धर्मों के भीतर स्वतंत्र एवं समानता को प्रोत्साहित करती है। इस अध्याय में दूसरा महत्वपूर्ण अवधारणा सवाल इस बात पर केंद्रित है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता की 8वीं अनूठी विशेषता क्या है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता राज्य को धर्म से अलग रखकर व्यक्तियों की धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करती है, लेकिन यह अवधारणा धर्मों के भीतर सुधार की गुंजाइश भी पैदा करती है। मिसाल के तौर पर इसके जरिए छुआछूत और बाल विवाह जैसी कुरीतियों के उन्मूलन की दिशा में बढ़ा जा सकता है। फलस्वरूप धार्मिक समानता धर्मों के भीतर और धर्मों के बीच स्थापित करने के जरिए भारतीय धर्मनिरपेक्ष राज्यों धर्मों से दूर भी रहता है और उनमें हस्तक्षेप भी करता है। यह हस्तक्षेप पाबंदी के रूप में भी हो सकता है, जैसे छुआछूत के मामले में, और धार्मिक अल्पसंख्यकों को सहायता मुहैया कराने के रूप में। इस अध्याय के इस बात की व्याख्या की गई है और इस सैद्धांतिक फासला बताया गया है। इसका मतलब यह है कि राज्य की ओर से धर्म की किसी भी तरह का हस्तक्षेप संविधान में सूत्रबद्ध किए गए आदर्शों पर आधारित होना चाहिए। ऊपर जिन बातों की चर्चा की गई है उनमें से बिंदु काफ़ी जटिल है, लिहाजा यह बात ज़रूरी है कि यह अध्याय पढ़ने से पहले आप इन बातों को अच्छी तरह समझ लें। विद्यार्थियों की तरफ से इस बारे में कई तरह के सुझाव आ सकते हैं कि सरकार को धार्मिक मामलों में दखल क्यों देना चाहिए, क्यों नहीं देना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि किसी भी तरह की चर्चा को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित किया जाए, लेकिन यह चर्चा एक समय सीमा के भीतर ही रहे ताकि धार्मिक अल्पसंख्यकों के बारे में बच्चों को जेहन में मौजूद प्रचलित रूढ़ छवियां और मजबूत ना होने लगे। चलिए, वो था कुछ। अब यहाँ से टॉपिक स्टार्ट हो गया भारतीय संविधान। तो ये क्या है, इसको हम लोग देखते हुए चलेंगे। तो इस अध्याय में हम फुटबॉल के खेल से अपनी बात शुरू करेंगे। आप में से ज़्यादा बच्चों ने इस खेल के बारे में ज़रूर सुना होगा। फुटबॉल के बारे में बात कर रहा है, इससे ज़्यादा बच्चा इस खेल के बारे में ज़्यादातर बच्चे जानते होंगे। बहुतों ने खेला भी होगा। जैसा कि इसके नाम से ही अंदाज़ा हो जाता है, यह खेल पैरों से संबंधित है। क्या है ये खेल? पैरों से संबंधित है। फुटबॉल का एक नियम यह है कि गोलकीपर के अलावा कोई खिलाड़ी गेंद को बाहों से नहीं छू सकता है। अगर किसी खिलाड़ी को बाँह गेंद को छू जाती है तो इसे फाउल या गलत माना जाता है। कहने का मतलब यह है कि अगर खिलाड़ी फुटबॉल को हाथों में लेकर एक दूसरों को थामने लगे तो उस खेल को फुटबॉल नहीं माना जाएगा। इसी तरह हॉकी या क्रिकेट आदि दूसरे खेलों को भी कुछ तय नियम होते हैं। इन नियमों से खेल को परिभाषित करने और अलग अलग खेलों के बीच फर्क करने में मदद मिलती है। इन खेलों की तरह हर समाज के भी कुछ मूलभूत नियम कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स होते हैं। उन्हीं से समाज का स्वरूप तय होता है और अलग अलग समाजों के बीच फर्क पता चलता है। बड़े समाजों में कई अलग अलग समुदाय के एक साथ रहते हैं, वहाँ नियमों का आम सहमति के जरिए तय किया जाता है।
आधुनिक देशों में यह सहमति आमतौर पर लिखित रूप में पाई जाती है। जिस दस्तावेज में हमें ऐसे नियम मिलते हैं उसे संविधान कहा जाता है। कक्षा 6 और 7 में भी सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की पाठ्यपुस्तकों में हम भारतीय संविधान पर चर्चा कर चुके हैं। इन किताबों को पढ़कर क्या कभी यह सवाल आपके भीतर पैदा हुआ कि हमें संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्या आपने ये जानने की कोशिश की कि संविधान कैसे लिखा गया या उसे किसने लिखा था? इस अध्याय में हम इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे और भारतीय संविधान की मुख्य बातों पर ध्यान देंगे। यह बातें भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इस पुस्तक के विभिन्न अध्यायों में इनमें से कुछ बातों पर विशेष जोर दिया गया है। चलिए अब दूसरा पेज देखते हैं इसका। चलिए क्या है, किसी देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है? किसी भी देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है? आज दुनिया के ज़्यादातर देशों के पास अपना संविधान है। आमतौर पर सभी लोकतांत्रिक देशों के बारे में उम्मीद की जा सकती है कि उनके पास संविधान जरूर होगा, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि जिन देशों के पास अपने संविधान होते हैं वे सभी लोकतांत्रिक देश ही होंगे। संविधान के कई उद्देश्य की पूर्ति करता है। पहला, यह दस्तावेज उन आदर्शों का सूत्रबद्ध करता है जिनके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार रच सकते हैं। यानी संविधान ही बताता है कि हमारे समाज का मूलभूत स्वरूप क्या है। देश के भीतर आमतौर पर कई समुदाय रहते हैं, उनके बीच कई बातें समान होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वे सारे मुद्दों पर एक दूसरों से सहमत हो। संविधान नियमों का एक ऐसा समूह होता है जिसको एक देश की सभी लोग अपने देशों को चलाने की पद्धति के रूप में अपना सकते हैं। इसके जरिए वे न केवल यह तय करते हैं कि सरकार किस तरह की होगी, बल्कि उन आदर्शों पर भी एक साझी समझ विकसित करते हैं जिनकी हमेशा पूरे देश में रक्षा की जानी चाहिए। 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, कब की बात हो रही है तो 1934 ईस्वी की हो रही है, संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अपनी अधिकृत नीति में शामिल किया। केवल भारतीयों को लेकर बनने वाली एक स्वतंत्र संविधान सभा की यह मांग दूसरे विश्व युद्ध के दौरान और तेज हो गई थी। मतलब सबसे पहले 1934 में मांग किया था, अब फिर जब दूसरा विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था उस समय उसका और डिमांड बढ़ते चला गया। और अंततः दिसंबर 1946 से संविधान सभा का गठन किया गया। यहाँ पे प्रश्न बनता है कि संविधान सभा का गठन कब किया गया था, तो दिसंबर 1946। एकदम ये इम्पोर्टेंट लाइन है। क्या है ये? इम्पोर्टेंट लाइन है। दिसंबर संविधान सभा का गठन कब किया गया है, तो दिसंबर 1946 ईस्वी में सभा का गठन किया। पृष्ठ 2 पर दिए गए चित्र में संविधान सभा के कुछ सदस्यों को दर्शाया गया है। ठीक है, दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान का एक प्रारूप तैयार किया। 150 साल की अंग्रेजी हुकूमत के बाद, मतलब 150 साल भारत पे ब्रिटिश का रूल था, उसके बाद भारतीयों को आखिरकार अपनी नियति और भविष्य तय करने का मौका मिला था। संविधान सभा के सदस्यों ने स्वतंत्रता संघर्ष से उपजे महान आदर्शों का
ध्यान में रखते हुए इस काम को गंभीरता से अंजाम दिया। संविधान सभा के संविधान सभा के कामों के बारे में आप इसकी अध्याय में आगे पढ़ेंगे। बगल में दिए गए चित्र में प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा को संबोधित कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, ये जो है ना, ये चित्र संविधान सभा को पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री जो थे, ये दिसंबर 1946 में संविधान सभा का प्रारूप में अपना योगदान दे रहे थे। कब से कब? तो दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच ये प्रश्न पूछा जाता है। चलिए, पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर इसको देखेंगे। ये चित्र भी दोनों देख लीजिए, एक ये चित्र है, एक ये चित्र है। अब इसको पहले पढ़ते हैं, फिर समझते हैं। इन बातों का क्या मतलब है, यह समझने के लिए आइए दो बिल्कुल अलग अलग परिस्थितियों पर गौर करें। दोनों घटनाएं भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित नेपाल के ताज़ा इतिहास की घटना है। मतलब जो एक नेपाल कंट्री जो है ना, उसका एक घटना है। समाचार पत्रों के माध्यम से ऊपर दी गई खबर में बताया गया है कि नेपाल के लोगों ने हाल ही में एक अंतरिम संविधान को मंजूरी दी है। सवाल यह उठता है कि जब नेपाल में पहले से ही संविधान था तो उसे नए संविधान की जरूरत क्यों पड़ी? इसका कारण यह है कि कुछ समय पहले तक नेपाल एक राजतंत्र था, वहाँ राजा का शासन चलता था। बट 1990 में बना नेपाल का पिछला संविधान इस सिद्धांत पर आधारित था। मतलब जहाँ वहाँ पे क्या करते थे, राजा का शासन चलता था, तो राजा अपने अनुसार संविधान बनाए गए होंगे। ठीक है, तो अब जो है 1990 में जो नेपाल बना था, उसका संविधान उस समय उसके आधारित था कि शासन की सर्वोच्चतम सत्ता राजा के पास रहेगी। उस संविधान में था 1990 में जो बना था। लेकिन अब जो होगा, नेपाल के लोग कई दशक से लोकतंत्र की स्थापना के लिए जन आंदोलन करते चले आ रहे थे। मतलब नेपाल के लोग जो थे ना, बहुत सारे आंदोलन ये वे कर रहे थे ताकि जो है ना, उसको एक नया संविधान मिले और राजा प्रजा का जो शासन था, सत्ता, वो समाप्त हो जाए और एक संविधान के रूप में चले। बहुत दिन से जन आंदोलन करते चले आ रहे थे। इसी संघर्ष के फलस्वरूप 2006 में आखिरकार उन्हें राजा की सत्ता को खत्म करने में कामयाबी मिल गई। तो राजा का सत्ता और 1990 में जो संविधान बना था, वो 2006 में वो समाप्त हो गया। ठीक है, नेपाल के लोग लोकतंत्र के रास्ते पे चलना चाहते थे। मतलब लोकतंत्र के संविधान के अनुसार चलना चाहते थे और इसके लिए उन्हें एक नया संविधान चाहिए था। वे पिछले संविधान को इसलिए नहीं अपनाना चाहते थे क्योंकि उसमें वे आदर्श नहीं थे जो नेपाल के लिए चाहते थे व जिनके लिए वे लड़ रहे थे। जिस तरह फुटबॉल के खेल में नियम बदलते ही खेल बदल जाता है, उसी तरह नेपाल को भी राजतंत्र की जगह लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था पर चलने के कारण अपने सारे नियम बदलने होंगे ताकि एक नए समाज की रचना की जा सके। यही कारण है कि नेपाल के लोगों ने 2015 में अपने देश के लिए एक नया संविधान अपनाया। ऊपर के चित्र के साथ दिए गए अंश में लोकतंत्र के लिए नेपाल के संघर्ष के बारे में बताया गया है। संविधान का दूसरा मुख्य उद्देश्य होता है देश की राजनीतिक व्यवस्था को तय करना। नेपाल के पुराने संविधान में कहा गया था कि देश के, दूसरा टॉपिक में पेज में देख लेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। नेपाल में लोकतंत्र के लिए कई जन संघर्ष हो चुके हैं। 1990 में हुए संघर्ष के बाद लोकतंत्र की स्थापना हुई। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था 2002 तक यानी 12 साल कायम रही।
मतलब 1990 में जो नेपाल में संविधान बना था ना, वो 2002 तक रहा, मतलब 12 साल तक ये कायम रहा। अक्टूबर 2002 में राजा ज्ञानेंद्र ने गांव में माओवादी संगठनों के बेहतर प्रभाव का बहाना बनाकर सेना की मदद से सरकार के विभिन्न कामों को अपने कब्जों में लेना शुरू कर दिया। फरवरी 2005 में राजा ने शासन की बागडोर पूरी तरह अपने हाथ में ले ली। नवंबर 2005 में माओवादियों ने अन्य राजनीतिक दलों के साथ एक 12 सूत्री समझौते पर दस्तखत किए। इस समझौतों में आम लोगों को लोकतंत्र और अमन चैन बहाल होने की उम्मीद दिखाई दे रही थी। लोकतंत्र के लिए चल रहा यह जन आंदोलन 2006 तक अपने शिखर पर पहुंच चुका था। आंदोलनकारियों ने राजा की ओर से दी गई छोटी मोटी रियासतों को नामंजूर कर दिया और आखिरकार अप्रैल 2006 में राजा को तृतीय संसद बहाल करने की राजनीतिक दलों को सरकार बनाने का मौका देना पड़ा और 2008 में राजतंत्र को खत्म करने के बाद नेपाल में लोकतंत्र बन गया। 2006 में लोकतंत्र की मांग को लेकर चलने वाले जनतांत्रिक आंदोलन के दृश्य ऊपर के चित्रों में है। अपने शिक्षक के साथ चर्चा करें कि मूलभूत शब्द से आप क्या समझते हैं। अपने रोजमर्रा के जीवन के आधार पर मूलभूत नियम का एक उदाहरण दें। नेपाल की जनता एक नया संविधान क्यों चाहती थी? अभी हम लोग पूरा पढ़े क्यों चाहती थी, क्योंकि वहाँ का जो संविधान था ना, वो राजतंत्र था, मतलब राजा ही सर्वोच्च माना जाता था, जो कि वहाँ के प्रजा को ये पसंद नहीं था, उसको लोकतांत्रिक चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे क्या था, नेपाल के पुराने संविधान में कहा गया था कि देश के शासन की बागडोर राजा और मंत्री परिषद के हाथ में रहेगी। जिन देशों का लोकतांत्रिक शासन पद्धति या राज व्यवस्था चुनी है, वहां निर्णय प्रक्रिया के नियम तय करने में संविधान बहुत अहम भूमिका अदा करता है। लोकतंत्र में हम अपने नेता खुद चुनते हैं ताकि हमारी ओर से वे सत्ता का जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल कर सकें। फिर भी इस बात की संभावना हमेशा रहती है कि ये नेता सत्ता का दुरुपयोग कर सकते हैं। इस तरह की विकृतियों से बचाव का उपाय संविधान में मिलता है। राजनेताओं द्वारा सत्ता के इस दुरुपयोग से लोगों के साथ भारी अन्याय हो सकता है। इसका एक उदाहरण नीचे दी गई चित्रकथा पट में देखा जा सकता है। चलिए इसको देखते हैं। चित्रकथा पट में देखते हैं क्या क्या है। ठीक है, कैसे कैसे क्या समझाया गया तो देखते हैं। पहले क्या है, सुरेश अपनी कक्षा का मॉनिटर है। वह दबंग किस्म का लड़का है। ठीक है, इसे सहपाठियों भी उसे पसंद नहीं करते। उसके मित्र जो थे, क्लास फ्रेंड थे, उसको पसंद नहीं करते। क्लास टीचर श्रीमती राव अचानक किसी काम से बाहर जाना चाहती है। वह सुरेश को सब कुछ बच्चों का ख्याल रखने के लिए बोलकर चली जाती है। सुरेश मौके का फायदा उठाता है और अनिल को तंग करने लगा। अनिल, आज मैं राव मैडम से तुम्हारी शिकायत लगाने वाला हूँ, लेकिन मैंने क्या किया? श्रीमती राव के लौटने पर जब आप कक्षा से बाहर गई थी तो अनिल शोर मचाकर सबको परेशान कर रहा था। उसने मेरी बात भी नहीं सुनी। अनिल, आज तुम्हें पूरी छुट्टी के बाद यही रुकना पड़ेगा और तुम्हें आज 100 बार लिखोगे कि मैं मॉनिटर को तंग नहीं करूँगा। लेकिन मैडम, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। चलिए अब यहाँ से देखते हैं। लोकतांत्रिक समाजों में प्रायः संविधान ही ऐसे नियम तय करता है जिनके द्वारा राजनेता के हाथों
सत्ता के इस दुरुपयोग को रोका जा सकता है। भारतीय संविधान में ऐसे बहुत सारे कानून मौलिक अधिकारों वाले खंड में दिए गए हैं। क्या आपको कक्षा 7 की पुस्तक में दिए गए दलित लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि के अनुभवों की कुछ याद है? उस अध्याय में बताया गया है कि ओम प्रकाश को दलित होने के कारण किस तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ा। वहाँ आपने भी पढ़ा था कि भारतीय संविधान देश के सभी व्यक्तियों को समानता का अधिकार देता है। हमारा संविधान कहता है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग हमारा संविधान कहता है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर देश के किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार समानता का अधिकार भारतीय संविधान में दिया गया एवं मौलिक अधिकार है। और यहाँ पे क्या है देखते हैं, वो जो अभी पढ़े थे, मॉनिटर अपनी शक्ति का किस तरह दुरुपयोग कर रहा था। झूठ बोल के उसको वो तंग भी नहीं कर रहा था और झूठ बोला के तंग कर रहा था। नीचे दिए गए किस परिस्थिति में मंत्री को अपनी सत्ता का दुरुपयोग का दोषी कहा जाएगा? जब वह ठोस तकनीकी कारणों से अपने मंत्रालय के किसी परियोजना का नामंजूरी कर देता है। जब वह अपने पड़ोसी को अपने सुरक्षा कर्मियों से पिटवाने की धमकी देता है। हाँ, ये हो जाएगा। जब वह थाने के फ़ोन करके पुलिस अधिकारियों पर दबदबा डालता है कि उसके किसी भी दोषी रिश्तेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज ना की जाए। ये भी है, जो रूल है रूल के अनुसार चलना पड़ेगा ना। अब ये कोई सांसद है, विधायक है तो बोल देगा तो वो नहीं ना चलेगा। चलिए, लोकतंत्र में संविधान का एक महत्वपूर्ण काम यह होता है कि कोई भी ताकतवर समूह किसी दूसरे या कम ताकतवर समूह या लोगों के खिलाफ अपनी ताकत का इस्तेमाल ना करे। नीचे दिए गए चित्र कथा पट में कक्षा के भीतर एक घटना के आधार पर इस बात को समझाया गया है। चलिए फिर देखते हैं चित्र कथा पट में क्या दिया गया है। जैसे कि दिया गया है यहाँ पे, खेलों की घंटी शुरू होने वाली है। खेलों की घंटी शुरू होने वाली है। चलो आज कुछ अलग खेलते हैं, बास्केटबॉल। ठीक है, नहीं हम क्रिकेट ही खेलेंगे। ठीक है, एक बोल रहा है चलो बास्केटबॉल खेलेंगे और कह रहे हैं कि नहीं हम क्रिकेट खेलेंगे। ठीक, फिर क्या हो गया, हमें सदा वही करना पड़ता है जो लड़कों चाहते हैं क्योंकि उनकी संख्या कक्षा में ज़्यादा है। गर्ल्स बोल रही है। ठीक है, मैडम को फैसला लेने का कोई और तरीका सोचना चाहिए ताकि हमारी इच्छा पर भी गौर किया जाए। लड़का लोग बात कर रहे थे। उसके बाद क्या निर्णय लिया, शिक्षक इस विवाद को हल करने के लिए दोनों पक्षों को हाथ उठाकर अपनी राय बताने के लिए कहते हैं। यह तो होना ही था कि लड़कों की संख्या कक्षा में ज़्यादा है। हाँ हाँ, हम तो जीत गए, हम जीत गए। ठीक है, मतलब मैडम बोले कि जिसकी जनसंख्या ज़्यादा होगा वही खेल खेला जाएगा। तो लड़कों की जनसंख्या ज़्यादा था, इस वजह से उसका ये क्या कहते हैं, वॉलीबॉल क्रिकेट चालू हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, उपरोक्त चित्रकथा पट में कौन लोग अल्पसंख्यक में है। बहुत संख्यक गुट द्वारा लिए गए फैसलों से यह अल्पसंख्यक गुट किस तरह दबाया जा रहा है। मतलब जिसकी जनसंख्या ज़्यादा होगा उसका पावर चलेगा। चलिए अब यहाँ से देखते हैं, इस तरह के अस्वस्थ हालात लोकतांत्रिक समाजों में भी पैदा हो सकते हैं। जब बहुमत वाला गुट लगातार ऐसे फैसले लागू करता रहता है
जिनमें अल्पसंख्यक मतलब जिसकी जनसंख्या कम हो, जो जैसे अल्पसंख्यक जैसे दलित हो, ठीक है, जो कम जिसकी जनसंख्या कम हो, सहमति नहीं होती और उनका नुकसान होता है। जैसा कि इस चित्र कथा पट से पता चलता है कि बहुमत की निरंकुशता का खतरा हर समाज में बना रहता है। संविधान में दिए गए नियमों से यह बात का ख्याल रखा जाता है कि अल्पसंख्यकों को किसी ऐसी चीज से वंचित न किया जाए जो बहुत संख्याओं के लिए सामान्य रूप से उपलब्ध है। अल्पसंख्यकों को अल्पसंख्यकों पर बहुसंख्यकों की यह निरंकुशता या दबदबे पर प्रतिबंध लगाना भी संविधान का महत्वपूर्ण कार्य है। यह दबदबा एक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय के ऊपर भी हो सकता है, जिसे अंतर सामुदायिक वर्चस्व कहते हैं, या फिर एक ही समुदाय के भीतर कुछ लोग दूसरों को दबा सकते हैं, जिसे अंतर सामुदायिक वर्चस्व कहते हैं। इंट्रा कम्युनिटी कहते हैं उसको, अंतर सामुदायिक। संविधान क्यों होना चाहिए? ये प्रश्न उठ रहा है कि संविधान क्यों होना चाहिए। इसका तीसरा महत्वपूर्ण कारण यह है कि हम खुद को अपने आप से बचा सके। मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, सेल्फ सेव कर सकते हैं। यह बात सुनने में ज़रा अजीब लगती है। असल में इसका मतलब यह है कि कई बार हम किसी मुद्दों पर बहुत तीखे ढंग से सोचने लगते हैं। ऐसे विचार हमारे व्यापक हितों के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। संविधान हमें ऐसी भावनाओं से बचाने में मदद करता है। इसे समझने के लिए नीचे की चित्रकथा पट को देखिए। जैसे यहाँ देखते हैं, शबनम दुविधा में है कि उसे कुछ तय करना है। कल की परीक्षा के लिए मुझे 2 अध्याय पढ़ने हैं, लेकिन इस समय तो मेरा पसंदीदा टीवी का कार्यक्रम आ रहा है। मैं इसे देखे बिना नहीं रह सकती, पर अगर मैं ऐसा करती हूँ तो मैं यह दोनों अध्याय नहीं पढ़ पाऊँगी। ठीक है, शबनम कहती है कि कल मेरा एग्ज़ाम है और एक सीरियल भी दे रहा है मेरा जो कि फेवरेट है। तो शबनम तुम परेशान लग रही हो, क्या बात है? उसकी मम्मी बोले कि तुम परेशान लग रहे हो, क्या बात है? तो वो, मुझे यह टीवी कार्यक्रम देखना है, लेकिन कल मेरी परीक्षा भी है। अगर आप लोग टीवी देखोगे तो मेरा भी टीवी देखने का मन जरूर करेगा। मुझे एक बात सूझ रही है, अगर आज की रात कोई भी टीवी ना देखे तो तब शायद मेरा भी मन नहीं ललचाएगा। अच्छा हुआ मैंने कल टेलीविज़न नहीं देखा। उन आखिरी 2 अध्यायों में इतने सारे सवाल आए। चलिए अब इसको देखते हैं। संविधान हमें ऐसे फैसले लेने से भी रोकता है जिनसे उन्हें बड़े सिद्धांतों को ठेस पहुंच सकती है, जिनमें देश आस्था रखता है। उदाहरण के तौर पर हो सकता है कि लोकतंत्र को मानने वाले अधिकांश लोग गंभीरता से महसूस करने लगे कि दलगत राजनीतिक यानी पार्टी पॉलिटिक्स बहुत विकृत हो चुकी है। इसलिए अब चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए किसी तानाशाह को ही शासन सौंप देना चाहिए या फौजी शासन को जाना चाहिए। इस भावना में बहकर लोग बहुधा इस बात को महसूस नहीं कर पाएंगे कि लंबे दौर में तानाशाही शासन तो उन सारे हितों को तहस-नहस कर देगा। एक अच्छा संविधान देश की बुनियादी संरचना को इस तरह के उन्माद से बचाता है।
यह ऐसा प्रावधानों को आसानी से पलटने नहीं देता है जिनके जरिए नागरिकों को अधिकार का आश्वासन मिलता है और उनकी स्वतंत्रता की रक्षा होती है। इस चर्चा से आप समझ जाएंगे कि संविधान किसी भी लोकतांत्रिक समाज में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शबनम इस बात पर क्यों खुश हो रही कि उसने टीवी नहीं देखा? ऐसी स्थिति में आप क्या करते? वो इसलिए खुश हो रही थी कि अगर वो टीवी देखती तो सारा प्रश्न उसका छूट जाता, क्योंकि वही 2 टॉपिक से अधिक प्रश्न आया था। आइए अब निम्नलिखित उदाहरणों से जुड़े मूलभूत नियमों की तालिका को भरें और इसके जरिए इस बात को दोहराएं कि लोकतंत्र समाजों में संविधान इतनी महत्वपूर्ण भूमिका क्यों निभाता है। उदाहरण जैसे कि था नेपाल में लोकतंत्र के चले आंदोलन की सफलता के बाद वहाँ के लोग को नया संविधान अपनाया। मूलभूत नियम क्या था? तो यह ऐसे आदर्श हैं जिनमें पता चला कि हम किस तरह की शासन व्यवस्था में रहना चाहते हैं। और दूसरा है, सुरेश अपने सहपाठी अनिल को बेवजह परेशान कर रहा था, नहीं परेशान कर रहा था, उसको झूठ मूठ वो उससे बदला लेना चाह रहा था कोई भी, ठीक है। लड़कियों को बास्केटबॉल खेलने का मौका नहीं मिलता क्योंकि उसकी कक्षा में लड़कों की संख्या ज़्यादा है। तो इस चैप्टर में यही दिया गया है कि जिसकी संख्या ज़्यादा होगा उसी का दबदबा बना रहेगा और उसी का सारा कुछ चलेगा। शबनम ने टीवी देखने के बजाय अपने अध्यायों को दोहराने का फैसला लिया। इसलिए फैसला लिया कि अगर उसके घर में टीवी चल रहा था तो उसका भी मन ललचा रहा था कि हम भी जाके टीवी देख लें, ठीक है। तो उसने फिर निर्णय लिया कि कल मेरा एग्ज़ाम है, 2 लेसन पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर पहले परीक्षा देंगे, उसके बाद फिर टीवी सीरियल जो भी होगा चलेगा। आइए अब भारतीय संविधान के कुछ मुख्य आयामों का अध्ययन करें और इस बात को समझें कि उपरोक्त बिंदु कुछ खास आदर्शों और नियमों के रूप की तरह ग्रहण करते हैं। संविधान का मुख्य लक्षण क्या है? संविधान का मुख्य लक्षण क्या है देखते हैं। 20वीं सदी तक आते आते भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की कई दशक पुराना हो चुका था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है ना, कई दशक पुराना हो चुका था। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान राष्ट्रवादियों ने इस बात पर काफ़ी विचार किया था कि स्वतंत्र भारत किस तरह का होना चाहिए। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत उन्हें जिन नियमों को मानना पड़ता था वे उन्होंने खुद नहीं बनाए थे। औपनिवेशिक राज्य के लंबे अत्याचारी शासन ने भारतीयों के सामने इतना ज़रूरत स्पष्ट कर दिया था कि स्वतंत्र भारत को एक लोकतांत्रिक देश होना चाहिए। उसमें प्रत्येक नागरिक को सम्मान माना जाएगा और सभी को सरकार में हिस्सेदारी का अधिकार होगा। इसके बाद यह तय करना था कि भारत में लोकतांत्रिक सरकार का गठन कैसे किया जाए और उसके कामकाज के नियम क्या हो। यह काम किसी एक आदमी के वश का नहीं था। इसमें लगभग 300 लोगों ने योगदान दिया जो 1946 में गठित की गई संविधान सभा के सदस्य थे। भावी संविधान के निर्माण के लिए अगले 3 साल तक संविधान सभा की बैठकें होती रही। चलिए यहाँ देखते हैं क्या है। तो पहले चित्र देख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद पढ़ते हैं। संविधान सभा के सदस्यों के बीच एकता की जबरदस्त भावना थी। भावी संविधान के एक एक प्रावधान पर जमकर चर्चा हुई। संविधान के एक एक प्रावधान पर जमकर चर्चा हुई और सभी लोग
सहमति विकसित करने के बारे में गंभीर थे। उपरोक्त चित्र के माध्यम में सरदार वल्लभ भाई पटेल दिखाई दे रहे हैं, जो संविधान सभा के एक महत्वपूर्ण सदस्य थे। ऐसे संबोधित पंडित जवाहरलाल नेहरू भी कर रहे थे, लेकिन एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे। और कितना है भाई, अभी तो बहुत है। संविधान सभा के इन सदस्यों के सामने एक बड़ी जिम्मेदारी थी। हमारे देश में कई समुदाय थे, उनकी ना तो भाषा एक थी, ना एक धर्म था और ना ही एक जैसे संस्कृति थी। वैसे भी जब संविधान लिखा जा रहा था, उस समय हमारा देश भारी उथल पुथल से गुजर रहा था। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा लगभग तय हो चुका था। कुछ रियासतें तय नहीं कर पा रही थी कि उनका भविष्य क्या होगा, वे किधर जाएगी। जनता की सामाजिक आर्थिक स्थिति भयानक थी। संविधान सभा के सदस्यों के सामने ये सारे मुद्दे थे, लेकिन उन्होंने अपने इस ऐतिहासिक दायित्व को बहादुरी से पूरा किया और देश को एक ऐसा कल्पनाशील दस्तावेज दिया, जिसमें राष्ट्रीय एकता को बनाए रखते हुए विविधता के प्रति गहरा सम्मान दिखाई देता है। उन्होंने जो दस्तावेज तैयार किया, उसमें सामाजिक आर्थिक सुधारों के जरिए गरीबी उन्मूलन और जनप्रतिनिधियों के चयन में जनता की महत्वपूर्ण भूमिका पर काफ़ी जोर दिया गया। आगे के हिस्सों में भारतीय संविधान के कुछ मुख्य आयामों का उल्लेख किया गया है। इन बातों को बढ़ते हुए विविधता, एकता, सामाजिक आर्थिक सुधार और प्रतिनिधित्व से संबंधित उपरोक्त चिंताओं को लगातार ध्यान में रखिए, जिनमें इस दस्तावेज को लिखने वाले जूझ रहे थे। इसे समझने की कोशिश कीजिए कि उन्होंने स्वतंत्र भारत को एक शक्तिशाली लोकतांत्रिक समाज बनाने के उद्देश्य को पूरा करने के साथ साथ इन चिंताओं को किस तरह हल किया। तो फर्स्ट नंबर है संघवाद। इसका मतलब है कि देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकार का होना। संघवाद का मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह है कि देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकारें का होना। हमारे देश राज्य स्तर पर भी सरकारें हैं और केंद्र स्तर पर भी है। पंचायती राज व्यवस्था शासन का तीसरा स्तर है, जिसके बारे में आप कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं। कक्षा 7 के किताब में आपने राज्य सरकार के कामकाज को देखा था। इस साल हमें केंद्र सरकार के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे। भारत इतने सारे समुदाय की उपस्थिति का सीधा मतलब यह था कि यहाँ शासन की एक ऐसी व्यवस्था विकसित करनी होगी जिसमें राजधानी दिल्ली में बैठे मुट्ठी भर लोग ही पूरे देश के फैसला ना लेने लगे। ये चित्र है डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के, ठीक है। तो अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। भीमराव अंबेडकर को क्या कहा जाता है? भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। डॉक्टर अंबेडकर का विश्वास था कि संविधान सभा में उनकी हिस्सेदारी से अनुसूचित जातियों को संविधान के प्रारूप में कुछ सुरक्षात्मक व्यवस्था मिली है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा था कि भले ही कानून बन गए हो,
अभी भी अनुसूचित जातियों बेफिक्र नहीं हो सकती है, क्योंकि इन कानूनों का संचालन स्वर्ण हिंदू अधिकारियों के हाथों में ही है। इसलिए उन्हें अनुसूचित जातियों से आह्वान किया है कि वे सरकार के अलावा लोक सेवाओं में भी बढ़ चढ़कर शामिल हो। इसलिए प्रांतीय स्तर पर भी सरकार की व्यवस्था की गई, ताकि इलाकों के हिसाब से अलग फैसले भी लिए जा सके। भारत के सभी राज्यों को कुछ मुद्दों पर फैसला लेने का स्वायत्त अधिकार है। राष्ट्रीय महत्व के सवालों पर सभी राज्यों का केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों को मानना पड़ता है। कार्य क्षेत्र की स्पष्टता के लिए संविधान में कुछ सूचियां दी गई है, जिनमें बताया गया है कि कौन से स्तर की सरकार किन मुद्दों पर कानून बना सकती है। इसके साथ संविधान यह भी तय करता है कि प्रत्येक स्तर की सरकार अपने कार्यों के लिए पैसे का इंतजाम कहां से कर सकती है। संघवाद के अंतर्गत राज्य केवल केंद्र सरकार के प्रतिनिधित्व नहीं होते हैं, उन्हें भी संविधान से ही अपनी ताकत और अधिकार मिलते हैं। भारत के सभी लोग इस सभी स्तरों सरकारों द्वारा बनाए गए कानूनों और नीतियों के अंतर्गत आते हैं। और सेकंड नंबर क्या है, तो संसदीय शासन पद्धति। पहला था फर्स्ट नंबर संघवाद और सेकंड था संसदीय शासन पद्धति। सरकार के सभी स्तरों पर प्रतिनिधियों के चुनाव लोग खुद करते हैं। कक्षा 7 की किताब के शुरू में कांता की कहानी दी गई थी, जो वोट डालने के लिए कतार में खड़ी है। भारत के संविधान आपने सभी वयस्क नागरिक को वोट डालने का अधिकार देते हैं। संविधान सभा के सदस्य जब संविधान की रक्षा कर रहे थे पहले अभी इधर भी पढ़ लेते हैं क्या है। जब संविधान सभा ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत की स्वीकृति दी, तो सभा के सदस्य A.K. अय्यर ने कहा था कि यह कदम आम आदमी और लोकतांत्रिक शासन की सफलता में गहरी अवस्था का घोतक और इस विश्वास पर आधारित है कि वयस्क मताधिकार के जरिए लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना ज्ञानोदय लाएगी। किसने कहा था, तो A.M. अय्यर ने कहा था। यह आम आदमी की कुशल क्षेम जीवन स्तर सुविधा को बेहतर जीवन स्थिति का प्रोत्साहन देगी। ये क्या है, ऑस्टिन जी 1966 में द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नरस्टोन ऑफ ए नेशन, कोलोरेडन प्रेस, ऑक्सफोर्ड में लिखा था। नीचे चित्र में दर्शाया गया है कि लोग अपना वोट डालने के लिए कतार में खड़े हैं। यहाँ वोट डालने के लिए लोग एक तरफ पुरुष एक तरफ जेंट्स अपने कतार में खड़े हैं। तो उन्हें लगा कि स्वतंत्रता संघर्ष ने भारतीय जनता को वयस्क मताधिकार का प्रयोग करने के योग्य बना दिया है। उन्हें विश्वास था कि इससे न केवल लोकतांत्रिक सोच व तौर तरीका को प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि जाति वर्ग और औरत मर्द के फर्क पर आधारित ऊंच नीच की बेड़ियों को भी तोड़ा जा सकता है। सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब है कि अपने प्रतिनिधियों के चुनाव में देश के सभी लोगों की सीधा भूमिका होती है। इसके अलावा हर व्यक्ति खुद चुनाव भी लड़ सकता है, चाहे उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि कैसी भी क्यों न हो। यह प्रतिक्रिया जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। लोकतांत्रिक कार्य पद्धति में प्रतिनिधित्व क्यों महत्वपूर्ण होता है, इसके बारे में आप इसी पुस्तक के दूसरे इकाई और विस्तार से पढ़ेंगे। चलिए अब तीसरा टॉपिक है शक्तियों का बंटवारा। शक्तियों का बंटवारा।
संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग हैं। संविधान के अनुसार सरकार के कितने अंग हैं? तो 3 अंग हैं। कौन कौन? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। सरकार के कितने अंग हैं? तो 3 अंग हैं। एकदम ये इम्पोर्टेंट है। शक्तियों का जब बंटवारा हुआ तो उस समय संविधान के अनुसार 3 अंग थे। क्या क्या? तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका में हमारे निर्वाचित प्रतिनिधित्व होते हैं। विधायिका में कौन होते हैं? तो हमारे निर्वाचित प्रतिनिधित्व होते हैं। और कार्यपालिका ऐसे लोग के समूह को जो कानून को लोग करने और शासन चलाने, कानून को लागू करने और शासन चलाने का काम देखता है, उसे कार्यपालिका कहते हैं। और न्यायपालिका किसे कहते हैं? न्यायालयों की व्यवस्था को न्यायपालिका कहा जाता है, जिसके बारे में आप इस पुस्तक की इकाई 3 में पढ़ेंगे। सरकार किसी भी शाखा द्वारा सत्ता का दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रावधान किया गया है कि इन सभी अंगों को शक्तियां एक दूसरे से अलग होगी। शक्तियों के इस बंटवारे के आधार पर प्रत्येक अंग दूसरे अंग पर अंकुश रखता है और इस तरह तीनों अंगों के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है। अच्छा, इसको भी देख लेते हैं, तो आप देखेंगे फिर। इस अध्याय में राज्य शब्द का अक्सर इस्तेमाल किया गया है। राज्य किसका इस्तेमाल किया गया है? तो राज्य शब्द का। ध्यान रखें, इसका मतलब राज्य सरकारों से नहीं है। जब हम राज्य शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हम उससे सरकार से भिन्न अर्थ लेते हैं। सरकार की जिम्मेदारी होती है कानून बनाना और लागू करना, लेकिन चुनावों के जरिए सरकार बदल सकती है। पर राज्य एक ऐसी राजनीतिक संस्था है जो निश्चित भूभाग में रहने वाले सब प्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। इस आधार पे हम भारतीय राज्य, नेपाली राज्य आदि की बात कर सकते हैं। भारतीय राज्य की एक लोकतांत्रिक सरकार है। सरकार या कार्यपालिका राज्य का एक हिस्सा होती है। कार्यपालिका, सरकार या कार्यपालिका जो होता है राज्य का एक हिस्सा होती है। राज्य का मतलब सरकार से कहीं ज़्यादा व्यापक होता है। उसे सरकार के स्थान पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। थोड़ा इधर भी देख लेते हैं क्या है। ये चित्र देख लीजिए क्या चीज़ है। ठीक है, पढ़ते हैं इसको फिर। तो संविधान सभा के सदस्यों को भय था कि कहीं कार्यपालिका इतनी ताकतवर न हो जाए कि विधायिका के प्रति अपने दायित्वों की उपेक्षा ही करने लगे। इस आशंका को ध्यान में रखते हुए सभा ने ऐसे कई प्रावधानों का संविधान में शामिल किया जिनके जरिए शासन की कार्यकारी शाखा द्वारा की जाने वाली कार्रवाइयों को सीमित और नियंत्रित किया जा सके। अपने शिक्षक के साथ चर्चा करें कि राज्य सरकार के बीच क्या फ़र्क होता है। राज्य और सरकार के बीच क्या फ़र्क होता है। अब 4th नंबर टॉपिक है मौलिक अधिकार। क्या है? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों वाला खंड भारतीय संविधान की आत्मा भी कहलाता है। मौलिक अधिकार को क्या कहता है? अंतरात्मा कहते हैं। अंतरात्मा भी कहलाता है। औपनिवेशिक शासन ने राष्ट्रवादियों के दिमाग में राज्य के प्रति संदेह का भाव पैदा कर दिया था। इसलिए राष्ट्रवादी चाहते थे कि स्वतंत्र भारत में राज्य की सत्ता के दुरुपयोग से बचने के लिए कुछ लिखित अधिकार होने चाहिए। लिहाजा मौलिक अधिकार देश के सभी नागरिकों को राज्य की सत्ता के मनमाने और निरंकुश इस्तेमाल से बचाते हैं। इस तरह संविधान राज्य और अन्य व्यक्तियों के समक्ष व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है। विभिन्न अल्पसंख्यक समुदाय भी चाहते थे कि संविधान में ऐसे अधिकार को शामिल किया जाए
जो उनके समूह की रक्षा कर सके। फलस्वरूप बहुसंख्यों से अल्पसंख्यों के अधिकारों की रक्षा की और शासन भी संविधान में दिया गया है। इन मौलिक अधिकारों के बारे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि इनका दोहरा उद्देश्य, पहला, हर एक नागरिक ऐसी स्थिति में हो कि वह उनके अधिकारों के लिए दावेदारी कर सके, और दूसरा यह अधिकार हर उस सत्ता और संस्था के लिए बाध्यकारी हो जिसे कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। मौलिक अधिकार के अलावा हमारे संविधान में एक खंड नीति निर्देश तत्व का भी है। संविधान सभा के सदस्यों ने यह खंड इसलिए जोड़ा था ताकि और ज़्यादा सामाजिक व आर्थिक सुधार लाए जा सके। वे चाहते थे कि स्वतंत्र भारतीय राज्य जनता की गरीबी दूर करने वाले कानून और नीतियाँ बनाते हुए इन सिद्धांतों को मार्गदर्शक के रूप में हमेशा अपने सामने रखे। इसमें क्या क्या है तो देख लेते हैं। निम्नलिखित परिस्थितियों में कौन सा मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है? अभी जो कह रहा है कि वर्तमान में क्या चीज़ का मौलिक अधिकार जो है ना उसका उल्लंघन हो रहा है। यदि 13 साल का एक बच्चा कालीन के कारखानों में मजदूरी करता है तो ये उल्लंघन हो रहा है। यदि किसी राज्य का कोई नेता दूसरे राज्य के लोगों को अपने राज्य में काम करने से रोकता है, ये भी उल्लंघन हो रहा है। यदि किसी जनसमूह को राजस्थान में तेलुगु माध्यम का स्कूल खोलने की अनुमति नहीं दी जा रही, इससे भी हो रहा है। यदि सरकार सशस्त्र बलों में कार्यरत किसी अधिकारी को इसलिए पदोन्नति नहीं दे रही है क्योंकि वह अधिकारी महिला है। चलिए इधर भी कुछ पॉइंट है, देखते हैं। भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकार में से कुछ अधिकार है, तो मौलिक अधिकार में क्या क्या आता है वो ज़रा देख लेते हैं। तो मौलिक अधिकार में आता है एक समानता का अधिकार। क्या आता है? तो समानता का अधिकार आता है। समानता का अधिकार क्या क्या होता है? कानून की नज़र में सभी लोग समान हैं। इसका मतलब है कि सभी लोग देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा। इस अधिकार में यह भी कहा गया है कि धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। खेल के मैदान, होटल, दुकान इत्यादि सार्वजनिक स्थानों पर सभी को बराबर पहुंच का अधिकार होगा। रोजगार के मामले में राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता है, लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं जिनके बारे में इसी किताब में हम आगे पढ़ेंगे। छुआछूत की प्रथा का भी उन्मूलन कर दिया गया। पहला था समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। इस अधिकार के अंतर्गत अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता है, सभा संगठन बनाने की स्वतंत्रता है, देश के किसी भी भाग में आने जाने और रहने तथा कोई भी व्यवसाय, पेशा या कारोबार करना अधिकार शामिल है। तीसरा नंबर है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तीसरा क्या है? शोषण के, पहला था मौलिक अधिकार, फिर था स्वतंत्रता का अधिकार और तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। संविधान में कहा गया है कि मानव व्यापार, जबरिया श्रम और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है। मतलब जो बच्चों की एज 14 साल से कम है उसको मजदूरी पर रखना, कोई कारखाना या कोई चाय स्टॉल पे रखना, वो शोषण के विरुद्ध है। ठीक है। फोर्थ नंबर है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। फोर्थ नंबर क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। सभी नागरिक को पूरी धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है और प्रत्येक को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने, उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार है।
धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का मतलब क्या है? सभी नागरिक को पूरी तरह धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। कोई भी धर्म अपनाना और कोई भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। 5 नंबर है संस्कृति और शैक्षणिक अधिकार। संस्कृति और शैक्षणिक अधिकार। संविधान में कहा गया है कि धार्मिक या भाषाई सभी अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं। और 6 नंबर है संवैधानिक उपचार। संवैधानिक उपचार का अधिकार। लास्ट है 6 नंबर क्या है? संवैधानिक उपचार का अधिकार। यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो इस अधिकार का सहारा लेकर वह अदालत में जा सकता है। और इधर का जो 5 नंबर टॉपिक था धर्म निरपेक्षता। 5 नंबर टॉपिक था क्या? तो धर्म निरपेक्षता। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य वह होता है जिसमें राज्य अधिकृत रूप से किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता। इसके बारे में हम अगले अध्याय में और विस्तार से पढ़ेंगे। अब आप इस बात को समझने लगे होंगे कि कभी कभी देश के इतिहास यह तय कर देता है कि देश का संविधान कैसा होगा। संविधान उन आदर्शों को तय करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जिन्हें हम अपने देशों और अपने प्रतिनिधियों के जरिए साकार करना चाहते हैं। जिस तरह फुटबॉल के नियम बदलते ही खेल बदल जाता है, उसी तरह जिन देशों के संविधान में भारी बदलाव आ जाते हैं वहाँ देश का बुनियादी स्वरूप भी बदल जाता है। हम नेपाल में यह देख चुके हैं कि वहाँ लोकतंत्र बनाने की ज़रूरत के साथ साथ ही एक नए संविधान की ज़रूरत भी पैदा हो गई थी। ऊपर हमने भारतीय संविधान के जिन आयामों का जिक्र किया है वे कई बार काफ़ी जटिल दिखाई देते हैं और उन्हें समझने में मुश्किल भी महसूस होता है। मुश्किल भी महसूस होती है। लेकिन अभी आप इस बारे में ज़्यादा फिक्र ना करें। इस पुस्तक के बाकी अध्यायों में अगली कक्षाओं में भारतीय संविधान के इन सभी पहलुओं के बारे में आप लगातार सीखते जाएंगे, ठोस रूप से उनका अर्थ जान पाएंगे। चलिए यहाँ पे क्या है, तो संविधान के मूल कर्तव्य का भी उल्लेख किया गया है। आपने शिक्षा की सहायता से पता लगाएं कि ये कर्तव्य कौन सा है और लोकतंत्र में नागरिकों द्वारा इन कर्तव्यों का पालन करना क्यों महत्वपूर्ण है। 11 मौलिक कर्तव्य में से प्रत्येक से संबंधित रेखाचित्र तस्वीरें बनाए गए अथवा उन कविताओं गीत लिखें, कक्षा में इन पर चर्चा करें। मौलिक कर्तव्य की संख्या कितना है? तो 11 है, यहाँ पे दिया गया है। मौलिक कर्तव्य कितना है? मूल अधिकार 7 था, अब मौलिक अधिकार 6 हो गया है। ठीक है, तो 6 एक हटा दिया गया था, वो क्या धन का वाला, ये जो कि 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, जो कि अब भाग वो 12 में है। तो मौलिक कर्तव्य 11 है, ठीक है, और मौलिक अधिकार 6 है, ये याद रखना है। चलिए इधर क्या है इसको देख लेते हैं। तो इन जितने तस्वीर है 1, 2 और ये 3, उपरोक्त तस्वीरों में 24 जनवरी 1950 को, कब का बात हो रहा है? तो 24 जनवरी 1950 का। उपरोक्त तस्वीरों में 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के विभिन्न सदस्य अपनी आखिरी बैठक में संविधान की एक प्रति पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। सबसे ऊपर वाले चित्र में प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दस्तखत कर रहे हैं। दूसरे चित्र में संविधान सभा का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सबसे निचले चित्र में दाएं से बाएं क्रम में ये लोग दिखाई दे रहे हैं: श्री जयराम दास दौलत राम,
खाद्य एवं कृषि मंत्री, राजकुमारी अमृता कौर स्वास्थ्य मंत्री और डॉक्टर जॉन मथाई वित्त मंत्री और सरदार वल्लभ भाई पटेल उप प्रधानमंत्री तथा उनके पीछे श्री जगजीवन राम श्रम मंत्री। मतलब ये जितने पॉइंट वाली बात है ना, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि ये 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा पे हस्ताक्षर किए थे, जो कि संविधान के प्रति हस्ताक्षर सबसे ऊपर वाले चित्र में प्रधानमंत्री थे, जो कि क्या थे वो, और दस्तक करते दूसरे चित्र में संविधान सभा के अध्यक्ष। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या थे? तो इसको ठीक से देख लेते हैं। आखिर बैठक में संविधान के प्रति हस्ताक्षर कर रहे सबसे ऊपर वाले चित्र में प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरे चित्र में संविधान सभा के अध्यक्ष। अच्छा, वो तो प्रधानमंत्री थे, और संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। चलिए, टॉपिक हो गया समाप्त। अब कुछ अभ्यास है। अभ्यास प्रश्न इसमें लॉन्ग है तो बाद में देखेंगे, शॉर्ट प्रश्न रहता तो करते हुए चलते। अब देख लेते हैं और कुछ शब्द संकलन देख लेते हैं जिसका मतलब क्या होता है, जो कि ये एग्ज़ाम के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। शब्द संकलन देख लेते हैं। शब्द संकलन, मनमनापन। मनमनापन का मतलब क्या होता है, इसको समझते हैं। जब सब कुछ किसी के व्यक्तिगत फैसले या पसंद नापसंद से चलने लगता है तो उसे मनमनापन कहा जाता है। जहाँ नियम तय नहीं किए गए हो या जहाँ फैसले का कोई आधार नहीं है, उसे ही मनमना कहा जा सकता है। आदर्श का मतलब क्या होता है? जब कोई लक्ष्य या सिद्धांत अपने सबसे शुद्ध या सर्वश्रेष्ठ रूप में होता है तो उसे आदर्श कहा जाता है। ठीक है, और तीसरा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उदय 19वीं सदी में हुआ था। इस आंदोलन में हजारों मर्द औरत ब्रिटिश शासन से लोहा लेने के लिए एकजुट हो गए थे। यह आंदोलन 1947 में भारत के आज़ादी में परिणत हुआ। इसी वर्ष की इतिहास पाठ्य पुस्तक में इस आंदोलन को आप अच्छी तरह से जानेंगे। और तीसरा है राज्य व्यवस्था, पॉलिटी। इसका आशय एक ऐसे समाज से है जिसकी राजनीतिक संरचना व्यवस्थित है। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, इसी को कहते हैं राज्य व्यवस्था। संप्रभु का मतलब क्या होता है? तो इस अध्याय के संदर्भ में स्वतंत्र जनता को संप्रभु कहा गया है। संप्रभु का मतलब क्या होता है? स्वतंत्र जनता को संप्रभु कहा गया है। और क्या है? मानव व्यापार। राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार विभिन्न चीज़ों की गैर कानूनी खरीद बिक्री को अवैध व्यापार कहा जाता है। इस अध्याय में जिन मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है उनमें संबंध में अवैध व्यापार का मतलब औरतों और बच्चों की गैर कानूनी खरीद फरोख्त से है, जिसे मानव व्यापार कहा जाता है। और ये लास्ट है निरंकुशता। निरंकुशता का मतलब क्या होता है? इसका मतलब सत्ता या अधिकारों के क्रूर एवं अन्यायपूर्ण इस्तेमाल। ठीक है, मतलब जो सटीक नहीं है उसको और अच्छी तरह से और लागू कर देना। मतलब जो राजतंत्र एक तरफ से इसका एग्जांपल ले सकते हैं, जो राजा का मन आया वो करे, चाहे प्रजा उससे, आम आदमी को उससे तकलीफ क्यों ना हो। तो ये टॉपिक था क्लास 8 का, था ये सिविक्स पॉलिटी, और ये पहला ही अध्याय था भारतीय संविधान। और इसी तरह हम लोग आज से सारा टॉपिक इसका भी क्लियर कर लेंगे। 8 का मतलब हम लोग 6 से स्टार्ट किए, 12 तक सारा NCERT SCERT बुक को कंप्लीट करना है। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।